Welcome to Uncurtailed, a program dedicated to Delhi current affair. डेट है आज की 5 नवंबर और देखते हैं जो भी 5 नवंबर में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। एक क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होती है उसका एक नया वर्जन जारी हुआ है एशिया के लिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया के लिए है। इसमें एशिया के देशों को 45 जो कंट्रीज हैं उन देशों को उन देशों के जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनको रैंकिंग दी गई है। इसमें 1526 इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है 1526। और इंडिया के जो शामिल हुए हैं, इंडिया के 294 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं रैंकिंग में। तो इस बार हांगकांग की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इसने टॉप किया है। दूसरी पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरी थर्ड रैंक पे जो है वो सिंगापुर की एनटीयू यूनिवर्सिटी, एनटीयू यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ये टॉप 3 हैं एशिया में। चाइना का दबदबा है, फर्स्ट रैंकिंग चाइना की है। इस बार देखा गया कि जो इंडिया के जो टॉप 10 जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें उनकी रैंकिंग में गिरावट देखी गई है कंपेरेटिवली जो एशिया के अदर इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे आईआईटी दिल्ली 2025 में 44वें रैंक पर था, इस बार एशिया के रैंक में फिसल कर 59 पर हो गया है। 2021 से 2025 के बीच 44 से 47 रैंकिंग थी, इसी के बीच थी इसकी रैंकिंग, लेकिन ये इसमें गिरावट आई है रैंकिंग में। ओवरऑल इस इंस्टीट्यूशन की जो ओवरऑल जो स्कोर है बढ़ा है, लेकिन कुछ मामलों में गिरावट आई है। अब जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग गिरी है, जैसे रिसर्च इम्पैक्ट, जो भी रिसर्च पेपर हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसमें गिरावट आई है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में इसमें गिरावट आई है। तीसरा इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जो फॉरेन स्टूडेंट है उनका क्या रेशियो है। तो इन मामलों में इस रैंकिंग में इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है उसमें गिरावट देखी गई। शीर्ष 10 भारतीय संस्थानों में 5 तेजी से, ये देखिए 5 में ने तेजी से गिरावट दर्ज की। आईआईटी दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर हल्के और सम लोएस्ट रैंकिंग है। तो ये जो रैंकिंग जारी हुई थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एशिया के लिए थी। केवल एक इंस्टीट्यूट ने में सुधार दर्ज किया है जो इंडिया का, वो है चंडीगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये 120 रैंक से 109 पर आई है। ये 2035 तक जो इंडियन इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन में इनरोल बढ़ाकर 50% इनरोलमेंट बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एनईपी का लक्ष्य है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य 2035 तक हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ाकर 50% से ज़्यादा करना है इसका लक्ष्य। ऐसे में इस तरह के इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि गजाला हाशमी हैदराबाद की रहने वाली थी। ये वर्जीनिया की पहली पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। भारतीय मूल के हैं। इनके पेरेंट्स हैदराबाद में रहते थे, लेकिन बाद में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। तो गजाला हाशमी वर्जीनिया यूएसए में पहली भारतीय अमेरिकी मूल की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। गुरु नानक जी की 556वीं जयंती मनाई जा रही है, गुरु पर्व के नाम से है ये मूवेबल फेस्ट है, मूवेबल फेस्ट। वैसे मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इनका जो जन्मदिन माना जाता है 14 अप्रैल 1469। 15 अप्रैल है ये, 15 अप्रैल 1469।
लेकिन लूनर कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है, अक्टूबर या नवंबर में। तो ये 15 अप्रैल 1469 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म माना जाता है। और लेकिन जो लूनर कैलेंडर है उसके अनुसार अक्टूबर या नवंबर में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो गुरुद्वारा पेड़ साहिब एक जगह है सुल्तानपुर पंजाब में, लोधी में, यहाँ इनको पेड़ के नीचे बैठ कर ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुरुद्वारा पेड़ साहिब सुल्तानपुर लोधी में पंजाब में है ये। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन हैं, इन्होंने सोशल इनिशिएटिव के लिए कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है, वहाँ पे शोकेस कर रही थी। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस सोशल इनिशिएटिव लेड बाय वुमेन्स ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सरकार ने 2023 में कार्यक्रम शुरू हुआ था लखपत दीदी का। इसमें 3 करोड़ विमेन्स को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1 करोड़ से ज़्यादा ये लक्ष्य अचीव कर लिया गया है, अभी लक्ष्य अचीव करना है। तो सरकार ने 3 करोड़ लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। लखपत दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसे सदस्य होती हैं जिसकी पारिवारिक आय 1 लाख या उससे अधिक होती है। 2023 में ये स्कीम शुरू हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है उसके तहत। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, अंडर द स्कीम ऑफ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2023 में शुरू हुई थी। इसका अभी सम्मेलन हुआ था छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। इंडियन नेवी की की कोच्चि के नौसेना अड्डे पर इक्षक पोत, ये सर्वे विशल पोत इसका अनावरण करेगी। आज इसका मतलब 6 तारीख को इसका अनावरण होगा, इक्षक पोत का। ये सर्वे पोत है इंडियन नेवी का। और इस श्रेणी का इससे पहले जो पोत आई थी वो संधायक आई थी, आईएनएस संधायक 2021 में। उसके बाद आईएनएस निर्देशक आई थी। तो अब ये तीसरी है। तो आईएनएस संधायक और दूसरी जो आई थी निर्देशक, और ये तीसरी जो आई है वो है इक्षक। और जो चौथी बनेगी उसका नाम है संशोधक। इसको जीआरएससी ने बनाया है, जीआरएससी, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने। ये इसको इस श्रेणी की जो सर्वे वेसल है वो जीआरएससी बना रहा है। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वहाँ तक ये वेसल पेट्रोल करेंगी, सर्वे करेंगी। तो इसका मतलब कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक ये सर्वे करेंगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक ये सर्वे करेंगी। ये इक्षक का अर्थ है मार्गदर्शक, और ये इसमें 80% स्वदेशी उपकरण है। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में भी इसका उदाहरण देखा जा सकता है। इक्षक का मतलब मार्गदर्शक है, और 80% इसके जो उपकरण लगे हुए हैं वो स्वदेशी हैं। दक्षिण नौसेना कमान में शामिल होने वाला है पहला सर्वे वेसल है। एक आइलैंड चर्चा में था वेस्टर्न पैसिफिक में, अभी वहाँ पे अर्थक्वेक देखा गया 5.8 मैग्नीट्यूड का। तो वो है निग्रोज। निग्रोज ये फिलीपींस का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। 4th लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे लगभग 6 तीव्रता का भूकंप आया था अभी। 17वां गृहा समिट हुआ था
17वां गृह समिट हुआ था। गृह का पूरा नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। जैसे बिल्डिंग जो भी बिल्डिंग का जो रेटिंग हो, ग्रीन रेटिंग है या नहीं, या उस रेटिंग को लेकर क्या नॉर्म्स है, उसमें जो ग्रीन एनर्जी के मानक है उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं या नहीं, इन सबको रेटिंग करती है ये। तो एक प्रकार की टूल है, एक प्रकार की ये टूल है जो ये देखती है कि ग्रीन जो जो भी निर्माण हो रहे हैं, जो भी विनिर्माण हो रहे हैं, विनिर्माण में ग्रीन टूल्स या ग्रीन एनर्जी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, और वो कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसी के रेटिंग के लिए ये टूल डेवलप किए गए थे, गृह टूल। तो अब इसका समिट हुआ 17th समिट हुआ है 2025 नई दिल्ली में, और इसको गृह काउंसिल और टेरी ने ऑर्गेनाइज किया था। इस बार का जो थीम था कि ऐसे ऐसे जो कार्य हैं उनको इनोवेट करना या खोज करना जो क्लाइमेट रिजिलिएंट वर्ल्ड बनाने के लिए तैयार रहे, मतलब इनोवेट टू एक्ट फॉर अ क्लाइमेट रिजिलिएंट वर्ल्ड। इसका उद्देश्य भी यही है कि ऐसे विनिर्माण हो, ऐसे कार्य हो कंस्ट्रक्शन के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसका इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट ना पड़े इन्वायरमेंट पे। तो गृह काउंसिल और टेरी ने मिलकर इसको आयोजित किया था। गृह काउंसिल एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये रजिस्टर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत ये रजिस्टर 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। टेरी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। गृह काउंसिल को बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और टेरी ने मिलकर। गृह काउंसिल को मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और टेरी ने मिलकर बनाया था 2007 में। टेरी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका पूरा नाम है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसको टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था टेरी को। अब इसका 2003 में इसका नाम बदलकर द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे, पहले चेयरमैन थे, वो जे.आर.डी. टाटा थे। टेरी के अध्यक्ष पहले थे जे.आर.डी. टाटा, सबसे पहले अध्यक्ष। तो जो गृह समिट को ऑर्गेनाइज किया था गृह काउंसिल और टेरी ने। अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो नए डीजी हैं, उन्होंने चार्ज संभाला है। न्यू डीजी संजय गर्ग, एज्यूम चार्ज एस डीजी। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो 1986 के तहत एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1986, BIS एक्ट 1986 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। एक स्टेचुटरी बॉडी है, और इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था BIS एक्ट 2016 से। इसके दायरे को और बढ़ा, जैसे इसका कार्य केवल मतलब कि गुड्स के मानकीकरण तक था, गुड्स के मानकीकरण या सर्टिफिकेशन के लिए था, उनके मानकों का निर्माण करना। लेकिन अब ये सर्विसेज प्रक्रियाओं तक, सब तक विस्तार हो गया है इनका, सर्विसेज प्रक्रियाओं तक। और इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत इसको अलाइन कर दिया गया है। कुल मिला के ज़्यादा इसको व्यापक बना दिया गया है। तो 2000 जो 1986 का एक्ट था, उसको रिप्लेस कर दिया गया BIS एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे 5 नवंबर के।